हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या लिया था, एनर्जी जो इमिट हुई किसी सोर्स से वो कंटिन्यूस इमिट हुई। नो डाउट इसने बहुत सारे हमारे फिनोमिनाज एक्सप्लेन किए, रेडिएशन से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड भी, डिफ्रैक्शन, इंटरफेस वगैरह एक्सप्लेन किए। लेकिन ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसे एक्सप्लेन किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले हम पढ़ेंगे ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्या होंगे। तो ब्लैक बॉडी वैसे तो नेम से इंडिकेट हो रहा है ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हुई, लेकिन पहले हम ब्लैक बॉडी को समझते हैं। सपोज हमने कोई एक आयरन पीस लिया, उसको हीट करने लगे। हीट करते वक्त पहले वो कैसा आएगा, हल्का रेड कलर, फिर धीरे धीरे वो रेड ग्लो करने लगेगा, फिर और आगे हीट करते गए तो ऑरेंज में कन्वर्ट होगा, ऑरेंज ग्लो करेगा और फाइनली बहुत ज़्यादा हीट करने पर वो ब्लूइश कलर के साथ ग्लो करेगा। तो यहाँ फिनोमिना को ध्यान से अगर हम देखें तो जब उसका कलर रेड है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, लार्ज, और फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ से वो धीरे धीरे किस साइड गया, कम वेवलेंथ की तरफ, ब्लू की तरफ, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, काफ़ी हाई, मीन्स उसकी एनर्जी बढ़ती गई है। तो ब्लैक बॉडी वो होती है जो हर वेवलेंथ की या हर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी के रेडियंस को एब्जॉर्ब करे जब उसके ऊपर वो डाली जाए, और फिर ना केवल एब्जॉर्ब करे, जब उसका रिफ्लेक्ट करने का टाइम आए तो हर वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की वो री इमिट भी करे। ऐसी बॉडी से जो रेडिएशन निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो द रेडिएशंस emitting from a perfectly black body, जो क्या होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो क्या करे, एब्जॉर्ब करे और रीमिट करे, विच एब्जॉर्ब्स एंड re-emit the radiations of all wavelengths और या फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी, मीन्स उस बॉडी से जो रेडिएशन निकले जो परफेक्टली एब्जॉर्बर एंड परफेक्टली एमिटर है या रेडिएंट है हर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट को। वैसे 100% परफेक्ट तो हम किसी बॉडी को परफेक्ट नहीं कह पाएंगे। ब्लैक कैसे बना सकते हैं, एक होलो स्फीयर लें, अंदर से जो ब्लैक हो उसके अंदर हम रेडिएशन डालें, तो जब वो रेडिएशन डालें तो वो वॉल से टकरा के रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट होकर रीमिट हो, एब्जॉर्ब होती जाए और फिर जब हम वो बंद करेंगे तो वापस वो रेडिएशन वो री इमिट भी करे। इस टाइप की बॉडी क्या कहलाएगी, ब्लैक बॉडी। उससे जो रेडिएशन निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। दूसरा हमारा फिनोमिना हमने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी दो वर्ड हैं, फोटो और इलेक्ट्रिक। फोटो यहां इंडिकेट कर रहा है फोटोन को, फोटोन्स हम लाइट को बोलते हैं। प्लैंक्स ने भी आगे थ्योरी में हम बताएंगे, प्लैंक्स ने ही दिया था इन्हें। फोटोन क्या होती है, लाइट, और इलेक्ट्रिक मतलब लाइट की वजह से करंट प्रोड्यूस होना। और करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हम कोई मेटल सरफेस कंसिडर करेंगे, कोई ये मेटल है, मेटल कौन सी लेंगे, जिसके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही लूजली बॉन्डेड होंगे। जैसे पोटेशियम है, सीरियम है, तो ये यहाँ एक लाइट टकराई रेडिएशन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन या इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन कब रेडिएशन ऑफ certain minimum frequency
strikes to its surface, किसी मेटल के सरफेस पर कोई सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, या आप इस लाइन को क्या भी लिख सकते हो, ऑफ रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक टू द सरफेस टू ऑफ मेटल। जब उस मेटल के सरफेस पर एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराए और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दे, एक या ज्यादा जैसे निकलेंगे, वो क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम यहां कहें कि एन इलेक्ट्रॉन, तो एक रेडिएशन हो जाएगी, ज्यादा निकालने हैं तो ज्यादा रेडिएशन, वो इसके पोस्टुलेट्स में अब आ जाएगा। अब जो हमने ये सर्टेन जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल ली, इसे हम क्या बोल सकते हैं, सर्टेन मिनिमम लिखोगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, कि उससे कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जैसे एक जनरल एग्जांपल मान लें, कोई 600 की फ्रीक्वेंसी से अगर लाइट टकराए तो सपोज उस मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। अब अगर मैं यहां 580 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल लूं, चाहे वो 1 घंटे डाल लें, चाहे ऐसी ऐसी मैं 10 डाल दूं रेडिएशंस, ऐसा नहीं कि 300 की 2 रेडिएशन डाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहां ऐसा रूल नहीं चलेगा। एक रेडिएशन समझने के लिए, एक रेडिएशन एक इलेक्ट्रॉन पर काम करे, सपोज उस इलेक्ट्रॉन को जब वो 600 देने में कामयाब है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम है तो चाहे वैसे 10, 20, 50 कितनी भी रेडिएशन टकराए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और कितनी देर तक भी टकराए, जैसे पोटेशियम के सरफेस पर रेड लाइट में कितनी देर भी टकराने दूं नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उसके बजाय अगर मैं येलो लाइट डाल लूं उसके ऊपर, चाहे हल्की डाली जाए, वो भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। अब दूसरा माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर मैं इसको डबल कर दूं, मतलब कोई 1200 हर्ज की अगर टकराए, तो ऐसा नहीं है कि एक रेडिएशन 1200 की टकराई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 601, 601, नो नेवर, एक रेडिएशन एक निकाल रही है। अब अगर ये ज्यादा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ये कम फ्रीक्वेंसी की है, कम एनर्जी से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है, ज्यादा एनर्जी से निकलेगा। तो दूसरा हमें क्या पता चल गया कि उस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तीसरा, अगर यहां इंटेंसिटी ज्यादा कर दूं मैं, मतलब 600 से ज्यादा की 10 रेडिएशन टकराए तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 5 टकराएंगे तो 5 निकलेंगे। सपोज वहां 20 रेडिएशन टकराई, 10 थ्रेशोल्ड से ज्यादा है और 10 कम है, 20 टकराई, तो जो 10 ज्यादा है वो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कम वाले कुछ फर्क नहीं डालेंगे। गॉट इट? समझ आए? यहां पर ये किसमें है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। समझे? अब एक चीज और है, अब ये रेडिएशन टकराई तो टकराते ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां पर कोई टाइम गैप नहीं है कि रेडिएशन टकराई कुछ सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां कोई टाइम गैप नहीं है। एक ये पॉइंट भी माइंड में क्लियर रखना है। अब हम बताते हैं इसके बाद, इन दोनों के बाद, फिनोमिनाज के बाद, जो हमारी प्लैंक्स ने जो थ्योरी दी वो क्या थी, जिसने इन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी वेव थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है किसी भी सोर्स से इमिट जो हुई है वो कंटिन्यू है, बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स जो एनर्जी इमिट हुई फ्रॉम एनी सोर्स दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूसली। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, according to this theory the energy emitting from any source of energy, या एनर्जी इमिटिंग कह सकते हो, एनर्जी किसकी फॉर्म में इमिट होगी, रेडिएंट या रेडिएंट एनर्जी डाल दो, दोनों ठीक है। एनी सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस but it is
discontinuously in the form of packets of energy। इसने कहा जो एनर्जी किसी सोर्स से निकली, सपोज किसी एलईडी बल्ब से अब ये लाइट आ रही है या सन से कोई रेडिएशन आ रही है, इसने कहा वो कंटिन्यू नहीं है कि सन से लेके अर्थ तक ऐसे कंटिन्यू है, नो, कॉन्टिन्यूसली नहीं, ये क्या है, पैकेट्स की फॉर्म में है, डिसकॉन्टिन्यू, एक पैकेट फिर दूसरा तीसरा, उनके बीच में माइनर गैप है। अब क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ने ही बता दी थी कि लाइट की स्पीड से चलती है रेडिएशन, तो बीच का जो गैप है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसने कहा पैकेट्स की फॉर्म में है एनर्जी, और उस पैकेट को इसने क्या बोला, नॉन एज क्वांटम। एक पैकेट है तो क्वांटम, क्वांटा और ज्यादा हो गया क्वांटम। इसने ये भी कहा जो लाइट का जो पैकेट है, एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट, या यू में से जो क्वांटा ऑफ लाइट है दैट इज ऑल्सो नोन एज फोटोन, उसे हम क्या भी बोल सकते हैं, फोटोन। तो फोटोन यहां से पता चल गया था क्या होती है, लाइट की एनर्जी का एक पैकेट। दूसरा इसने कहा जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इसीलिए वहां पर हमने क्या किया फोटो इलेक्ट्रिक में कि एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब उतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यहां से क्या हुआ रिलेशन हमारा, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एक फोटोन के लिए निकाल रहे हैं हम, या एक पैकेट के लिए। H क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट नाम से जानेंगे, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू यूज करेंगे हम। ये सभी रेडिएशंस पर सेट होगी, चाहे वो लाइट के केस में या कोई और रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर ये सेट होगी। अगर ये एक फोटोन के लिए है, अगर ये n फोटोन है, फॉर n क्वांटम एनर्जी किसकी इक्वल होगी, सिंपली उनका एल्जेब्रिक सम है n इंटू एच न्यू, ये रिलेशन आ जाएगा प्लैंक से। अब इसके ऊपर एक तो न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम, और एक इसको हम लगा के देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैं अगर इसको यूज करता हूं यहां पर, तो जो एनर्जी होगी बाय जो फोटोन है जिसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, वो किसके इक्वल होगी, एक तो जो बाइंडिंग एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड किए हुए है, प्लस जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन निकला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का सम होगी वो, कि उसका वहां से बॉन्ड ब्रेक किया है जो फोर्स था, और कितने काइनेटिक एनर्जी से वो आगे गया है। अब सपोज मैं इसको तो E से ही कंसिडर कर लूं, बाइंडिंग एनर्जी को सपोज मैंने X ले लिया, X क्या है, वो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ही तो बाइंडिंग एनर्जी होगी, इसलिए वो मिनिमम, यानी कि तो मिनिमम जो चाहिए ये, फिर जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला। काइनेटिक एनर्जी को मैं सपोज ये ले लेता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारा यहां से आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां से एनर्जी हमारी इसके इक्वल हुई, एनर्जी किसके इक्वल होती है प्लैंक्स के अकॉर्डिंग, एच न्यू, तो मैं इसको लिख देता हूं एच न्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी तो एनर्जी है, तो x को मैं थ्रेशोल्ड को ले लेता हूं h इंटू जो न्यू है नोट लगा दिया उसके साथ, तो h न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर मुझे यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, ये रिलेशन किसके लिए किया हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ वो किसके इक्वल आएगी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर भेज देंगे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच यहां से कॉमन आ जाएगा, ये हमारा रिलेशन आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया हमारे। अब मैंने कहा एक आध न्यूमेरिकल करके देखते हैं, चलो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कोई भी जर्नल, हमारे पास रिलेशन ये आ ही गया, इसको मैं एज इट इज रख लेता हूं,
रिलेशन क्या आया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये है। सपोज हमें कहे कि कोई रेडिएशन है, रेडिएशन ऑफ 400 पिकोमीटर दे दिया मैंने, फॉल्स ऑन ए सरफेस। तो कह के फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ 1 जूल। 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसने पूछा कितने फोटॉन्स चाहिए, यानी कि एनर्जी हमें दे दी 1 जूल। H हमारे पास है 6.626 इंटू 10 की पावर 34 -34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी नहीं दी, लेकिन हमें वेवलेंथ दे रखी है पिकोमीटर, तो इसको क्या होगा ये 10 की -12 मीटर। इसको और सिंपल कर लेते हैं, 4 इंटू 10 की -9 मीटर। ठीक है, तो न्यू भी अब हमारा निकल जाएगा। हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, c बाय लैम्डा। c 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा यहां पर 4 इंटू 10 की -9 मीटर। ये भी होगा। अब हमें क्या निकालना है, n। तो हमें पता है E इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू। एक फोटोन के लिए ये है, n के लिए ये है। n किसके इक्वल आएगा, E अपॉन एच न्यू, ऑब्वियसली यही आएगा। पुट कर दो वैल्यूज। n किसके इक्वल आएगा, यहां पर E कितना है 1, h कितना है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। न्यू ये रहा, इसको पुट कर दो, ये पलट जाएगा, क्या जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर। इसको अब हमें क्या करना, आगे सोल्व करना है। कैलकुलेशन पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ये क्या आएगा, यहां से n आ जाएगा। अब जो ये n होता है, इसके लिए मैं एक चीज और बता देता हूं जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगी। n जो होता है वो होता है कोई इंटीजर, वो होगा होल नंबर, यानी कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर होगा। तो 0 1 2 3 कुछ भी आ सकता था हमारा, 1 2 3 4, तो n ये आ सकता है। कभी n ऐसा नहीं आएगा कि 1.6, उसने जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम निकालते हैं या इसमें निकालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 1.6 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या 3.2 एब्जॉर्ब करेगा, नहीं। या तो 1 फोटोन 1h न्यू, या 2h न्यू, या 3h न्यू, या 5h न्यू, या 6h न्यू, लाइक दिस। तो यहाँ से तुम्हारी हेल्प कैसे होगी, हम अप्रोक्स देखेंगे। जैसे वो आया 1.9 के अप्रोक्स जा रहा है, तो मतलब वो 2 आएगा। गॉट इट। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं। आज के लिए ये करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कल करते हैं। थैंक यू।